गर्मी में गरीब बहू की कुएं वाली ठंडी रसोई। बहू, खाना बना या नहीं, मुझे भूख लगी है। लता कुएं में झांक कर रागनी से खाने के बारे में पूछ रही थी। उसकी बहू रागनी कुएं के अंदर अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी कुएं वाली रसोई बहुत सुंदर थी। उसमें चूल्हा, मसाले रखने के लिए तख्ता, जुगाड़ू, फ्रिज सब कुछ था। कुएं के चारों तरफ बेल लगे हुए थे और उसमें से कद्दू लटक रही थी। साथ ही कुएं के साइड में टमाटर, बैंगन, भिंडी, तोरई, मिर्च के पौधे थे। खाना बन गया है माँ जी, मैं चटनी पीस रही हूँ। रागनी की बात सुनकर लता कुएं की सीढ़ियों से नीचे कुएं में आती है। लता को कुएं में जाता देखकर रास्ते से जा रहे दो लोग हैरान हो जाते हैं। रामू, देख, ये औरत कुएं में जा रही है और कुएं से धुआं भी निकल रहा है। हाँ यार, लेकिन कुएं के अंदर से धुआं कैसे निकल सकता है? और देखना, कुएं के चारों तरफ कितनी सारी बेल है। कहीं किसी भूत प्रेत के चक्कर तो नहीं है? अरे भाई, ये क्या बोल रहा है? चल भाई, जल्दी यहाँ से चलते हैं। मुझे किसी भूतनी के चक्कर में नहीं पड़ना है। रामू और हरिया लता को भूतनी समझकर अपनी धोती संभालते हुए कुएं के पास से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। लेकिन रागनी कुएं के अंदर खाना क्यों बना रही थी और लता खाना खाने के लिए कुएं के अंदर क्यों गई? क्या सच में ये किसी भूतनी का मामला था या माजरा कुछ और है? तो जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। अरे भाई रोहित, आज तूने फिर दुकान में आने में देरी कर दी। तुझे पता भी है मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर सुरेश की एक छोटी सी रबड़ी और लस्सी की दुकान थी, जिसकी छत अलबी सीटर की थी। सुरेश का बेटा रोहित आज दुकान देरी से आया था, इसलिए सुरेश का गुस्सा उसकी नाक पर था। वो पिताजी, आज आंख जरा देर से खुली थी, इसीलिए आने में देरी हो गई। आप घर चले जाइए ना, मैं दुकान संभाल लूंगा। अरे नहीं, रहने दे, मैं शाम को ही घर जाऊंगा। क्या हुआ पिताजी, आप परेशान लग रहे हैं? आपको गर्मी लग रही है क्या? मैं कल से पक्का देर नहीं करूंगा। सुबह से कुछ खास कमाई नहीं हुई है। पिताजी, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अभी तो बस सुबह ही हुई है, अभी तो लोग स्टेशन पर आना शुरू करेंगे। आप ज्यादा मत सोचिए। रोहित इतना कहता है कि तभी उसकी दुकान पर एक औरत आती है। देखा ना पिताजी, हमारी दुकान पर कस्टमर आ गई। बताइए बहन जी, आपको क्या चाहिए? ये रबड़ी कितने के दिए? 300 रुपए किलो है। बताइए आपको कितना चाहिए? मुझे 200 ग्राम रबड़ी दे दीजिए। रोहित सीमा को 200 ग्राम रबड़ी तोल कर दे देता है। सीमा रोहित को पैसे देकर चली जाती है। रोहित खुश हो रहा था कि तभी एक कस्टमर गुस्से में उसकी दुकान पर आता है। चाचा, कैसी रबड़ी दी थी आपने? हैं? आप तो बोल रहे थे ले जाओ बेटा, बड़ी टेस्टी रबड़ी है, लेकिन ये तो इतनी जल्दी खराब हो गई। मैंने तो ऐसे टेस्ट भी नहीं किया। मुझे नहीं चाहिए आपकी रबड़ी, आप मुझे मेरे पैसे वापस करो। विकास की बात सुनकर रोहित काफी हैरान था। पिताजी, क्या आपने इस आदमी को रबड़ी बेची थी? हाँ रोहित, ये लड़का तो सुबह ही हमारी रबड़ी लेकर गया था। बेटा, इसके पैसे वापस कर दे। सुरेश की बात मानकर रोहित विकास को उसके पैसे वापस दे देता है। विकास अपने पैसे लेकर चला जाता है। पिताजी, रबड़ी खराब कैसे हो गई? अरे बेटा, तू तो देख रहा है कितनी गर्मी है। शायद गर्मी की वजह से ऐसा ही हुआ होगा। अगर हमारे पास फ्रिज होता तो हमारी रबड़ी खराब नहीं होती। गर्मी की वजह से रोहित और सुरेश की मिठाइयाँ खराब हो रही थी, इसलिए वो परेशान थे। वहीं उनके घर पर रोहित की पत्नी रागनी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बना रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो सब्जी बना रही थी कि तभी लता कहती है, बहू, अगर सब्जी बन गई हो तो इमली की चटनी भी बना देना। तेरे ससुर जी कल रात इमली लेकर आए थे। तू तो जानती है मुझे इमली की चटनी कितनी अच्छी लगती है। रोहित और उसके घरवाले रेलवे कॉलोनी के झोपड़पट्टी में रहते थे। रागनी ने सारा खाना बना लिया था। खाना बनने के बाद लता की इमली की चटनी की फरमाइश सुनकर रागनी का मुंह बन जाता है। एक तो मैं इतनी गर्मी में खाना बनाकर अभी अभी हटी हूँ और अब माँ जी को इमली की चटनी खाना है। रागनी लता को कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए वो मुंह बनाकर इमली की चटनी बनाती है। खाना बनने के बाद रागनी अपने माथे का पसीना पोंछती है। माँ जी, सारा खाना बन गया है, चलिए खाना खा लीजिए। रोहित जी और ससुर जी दुकान से देर से आएंगे, आप कब तक उनके लिए रुकेंगी? आप खाना खा लीजिए। चल, हम सब साथ खा लेते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो स्कूल से आ गए हैं, शायद वो बाहर खेल रहे होंगे, मैं बुलाकर लाती हूँ। रागनी घर के बाहर जाती है और बच्चों को आवाज देती है, चिंटू, गुड़िया, कहाँ हो तुम लोग? बहुत खेल लिया, अब घर चलो, खाना खाने का टाइम हो गया है। रागनी बच्चों को आवाज देती है, लेकिन बच्चों का कोई जवाब नहीं आता है। रागनी पास के मैदान में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ भी उसके बच्चे नहीं थे।
रागिनी मैदान में खेल रहे दूसरे बच्चों के पास जाती है। बच्चों, तुमने चिंटू और गुड़िया को कहीं देखा है क्या? मैं काफी देर से दोनों को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। पता नहीं आंटी, आज तो दोनों खेलने के लिए नहीं आए। खेलने के लिए नहीं आए तो कहाँ गए? वो तो घर पर नहीं है, इतनी गर्मी में वो कहाँ जा सकते हैं? रागिनी अपने घर के आसपास में जाकर चिंटू और गुड़िया को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी वो दोनों नहीं मिलते हैं। चिंटू और गुड़िया को ढूंढते हुए रागिनी को काफी देर हो गई थी, तो उसकी सास लता रागिनी को ढूंढने के लिए बाहर आती है। बहू, तू क्या कर रही है? क्या इतनी देर लगती है बच्चों को ढूंढने में? माँ जी, बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने मैदान में, पड़ोसियों के घर में, सब जगह देखा, लेकिन वो कहीं नहीं है। बहू तू रो मत, बच्चे मिल जाएंगे। मैं लोगों से पूछती हूँ, तू एक काम कर, तू जंगल के पास जाकर देख, कहीं बच्चे खेलते खेलते वहां तो नहीं चले गए। ठीक है माँ जी, मैं वहां जाकर देखती हूँ। रागिनी के रेलवे कॉलोनी के पास एक छोटा सा जंगल था, जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। रागिनी जंगल में जाकर अपने बच्चों को कड़ी धूप में ढूंढती है। चिंटू, गुड़िया, कहाँ हो तुम दोनों? रागिनी बच्चों को ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बड़े से कुएं पर जाती है। रागिनी कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे कुएं के अंदर आराम से सो रहे हैं। इन दोनों को ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो रही हूँ, और ये दोनों कुएं के अंदर मजे से सो रहे हैं। इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। ये सब सोचते हुए रागिनी गुस्से में कुएं के सीढ़ियों से नीचे उतरती है और नीचे जाकर चिंटू और गुड़िया के कान खींचती है। चिंटू, गुड़िया, तुम दोनों को खेलने के लिए यही जगह मिली थी? तुम्हें पता भी है मैं और दादी कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। चिंता में रो रो कर मेरी हालत खराब हो गई थी, और तुम दोनों कुएं में मजे से सो रहे थे। माँ, हमें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए हम कुएं के अंदर सो रहे थे। देखिए ना यहाँ कितनी ठंडक है। माँ, यहाँ बहुत अच्छी नींद आई। गर्मी की वजह से हम लोग घर पर ठीक से नहीं सो पाते थे। हाँ, कुएं के नीचे काफी ठंडक तो है, लेकिन तुम्हें मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। तुम दोनों की वजह से सभी परेशान हो गए। चलो अब घर जल्दी चलो मेरे साथ। रागिनी दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ घर ले आती है। बच्चों को देखकर लता की जान में जान आती है। रागिनी, ये दोनों तुम्हें कहाँ मिले? मैं तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर ही थक गई थी। माँ जी, ये दोनों कुएं के अंदर सो रहे थे। दादी, जंगल में ना एक बड़ा सा कुआं है, उसके अंदर बहुत ठंडक है। वो कुआं हमारे घर से भी ठंडा है, इसलिए हम लोग वहाँ सो रहे थे। बस करो तुम दोनों, अब से बिना बताए तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, समझे? और रागिनी बहू, तू खाना निकाल, मुझे भूख लगी है। इन दोनों को ढूंढने के चक्कर में 4 बज गए हैं। लता के कहने पर रागिनी सभी के लिए खाना निकालती है और सभी खाना खाते हैं। खाना खाकर लता और बच्चे सो जाते हैं। वहीं रागिनी पानी भरने के लिए नल में जाती है। नल में पहले से ही कॉलोनी की कुछ औरतें पानी भर रही थी। कुछ ही दिनों में वोट होने वाला है। विमला, तू किसे देगी वोट? कोई भी पार्टी जीते, हम गरीबों की जिंदगी तो वैसी की वैसी ही रहती है। ये पार्टी, पॉलिटिक्स, वोट तो अमीरों के चोचले हैं, लेकिन मैंने सुना है इस बार वोट के टाइम पर काफी टेंशन होने वाली है, और शायद दंगे भी हो सकते हैं। कुछ दिनों में वोट आने वाला था, इसलिए रागिनी के पड़ोसी उसी के बारे में बात कर रहे थे। रागिनी उनकी बातों को ध्यान से सुनती है और फिर पानी भरकर आ जाती है। रागिनी देखती है कि उसकी ननद कुसुम घर आ गई है और वो रसोई में बैठकर खाना निकाल रही है। कुसुम, तुम कब आई? तुम तो सिलाई क्लास गई थी ना, थोड़ी देर रुक जाती ना तो मैं तुम्हें खाना निकाल कर दे देती। भाभी, 2 घंटे से सिलाई करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, इसलिए मैंने खुद ही खाना निकाल लिया। अच्छा किया तुमने। तुम खाना खा लो, मैं घर की साफ सफाई करके पूजा कर लेती हूँ। कुसुम एक कोने में बैठकर खाना खा रही थी, वहीं रागिनी की घर की साफ सफाई चल रही थी। तभी सुरेश और रोहित पसीने में भीगे हुए परेशान घर आते हैं। उन्हें देखकर रागिनी उनके पास जाती है। मैंने आपके नहाने का पानी तैयार कर दिया है, पानी ठंडा है तो आप दोनों नहा लीजिए। रागिनी के कहने पर रोहित और सुरेश दोनों घर के बाहर बैठकर नहाने लगते हैं। नहा कर आने के बाद भी दोनों परेशान थे। उन्हें देखकर रागिनी पूछती है, क्या हुआ जी, आज क्या बिक्री अच्छी नहीं हुई? नहीं रागिनी, उल्टा आज तो हमें ग्राहक को पैसे वापस देने पड़े, क्योंकि हमारी रबड़ी खराब हो गई थी। और सिर्फ रबड़ी नहीं, गर्मी की वजह से तो दही भी खट्टा हो गया था, तो लस्सी भी नहीं बिकी। अगर हमारे पास फ्रिज होती तो हमारी रबड़ी ऐसे खराब नहीं होती, लेकिन क्या करें, हम लोग तो फ्रिज भी नहीं खरीद सकते हैं। फ्रिज इतनी महंगी जो होती है। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। गर्मी की वजह से तो मेरी सब्जी भी बहुत जल्दी खराब हो रही है। कल ही मैं सब्जी लेकर आई थी, लेकिन आज वो सूख गई है। ऊपर से इस गर्म रसोई में खाना बनाने में मेरी हालत खराब हो रही है। रागिनी बहू, तू तो बातों को छोड़ और रोहित और अपने ससुर के लिए खाना निकाल, उन्हें भूख लगी होगी। रागिनी खाना निकालती है तो देखती है कि गर्मी की वजह से दाल खट्टी हो गई है।
देखिए माँ जी, दाल भी खट्टी हो गई है। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर रखा है। बहू परेशान होकर तो कुछ होने वाला नहीं है। खाने में जो कुछ भी है तू दे दे। खाना खाकर रोहित को फिर से दुकान जाना है। रागिनी अपने ससुर और पति को सब्जी चावल और चटनी खाने के लिए दे देती है। दोनों खाना खा लेते हैं। सुरेश आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है और रोहित अपने छोटे फोन में थोड़ी देर रेडियो सुनता है और फिर वापस दुकान पर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। रोहित की रबड़ी और दही आए दिन खराब होने लगी थी। अगर मेरी दही और रबड़ी इस तरह से खराब होती रही तो मुझे जल्दी अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। मुझे रबड़ी और दही को ठंडा रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रोहित ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर मदन के होटल पर जाती है। मदन की दुकान में फ्रिज था। रोहित उनकी दुकान पर जाता है और अपनी दही रबड़ी के मटके को मदन के फ्रिज में रखवा देता है। अरे भाई रोहित, मैं तेरी रबड़ी और दही को अपने फ्रिज में रख दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे रोज 50 रुपए चाहिए। बिजली खर्च हो रही है ना, इसलिए। आजकल तो मतलब की दुनिया है, बिना मतलब के तो कोई किसी के काम नहीं आता। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। वोट के दिन नजदीक आ चुके थे। हर जगह टेंशन का माहौल था। नेता और उसके लोग अपनी पार्टी का प्रचार करने में लगे हुए थे। वहीं गरीब लोग दंगे से डर रहे थे। एक रात रोहित दुकान देर से बंद करके घर आता है। सुनिए जी, आजकल वोट की वजह से माहौल ठीक नहीं है। आपको जल्दी दुकान बंद कर लेनी चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ रागिनी, पुलिस वालों ने सभी दुकान वालों को जल्दी दुकान बंद करने के लिए कहा था, लेकिन क्या करूँ, आजकल बिक्री बिल्कुल बंद है। सोचता हूँ अगर दूसरों की दुकान बंद रहेगी तो शायद लोग मेरी दुकान से ही कुछ ले लेंगे। यही सोचकर दुकान खोलकर बैठा रहता हूँ। दुकान ठीक न चलने की वजह से रोहित बहुत उदास था। थकान और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। पसीने की वजह से उसके कपड़े भीग कर उसके बदन से चिपक गए थे। आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। मैं खाना निकालती हूँ, आप मुंह हाथ धोकर आ जाइए। रोहित मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठता है कि तभी उसे अपने पड़ोसियों की चिल्लाने की आवाज आती है। अब भागो भागो, आग लगी है। जिस रेलवे कॉलोनी में रोहित और उसका परिवार रहता था उसमें आग लगी थी। विमला के चिल्लाने की आवाज सुनकर रागिनी घर के बाहर जाकर देखती तो चारों तरफ आग लगी होती है। वो घबराकर अपने घर में भागती है। माँ जी, पिताजी, कुसुम उठिए, आग लगी है। आग हमारे घर की तरफ आ रही है। आप लोग अपनी जरूरत वाली चीजें ले लीजिए, बाहर चलिए। सभी अपनी जरूरत के सामान को पोटली में ले लेते हैं और घर के बाहर भाग आते हैं। पूरे रेलवे कॉलोनी आग की चपेट में आ जाती है। लोग बाल्टी में पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज बहुत ही आग लगी थी, इसलिए आग बुझने की जगह उल्टा भड़क जाती है। सभी की आंखों के सामने उनका घर जल रहा था। हे भगवान, हम गरीबों के साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारे घर ही जलते हैं? अरे भाई, ये घर अपने आप नहीं जले हैं, बल्कि इसे जानबूझ के जलाया गया है। मुझे तो किसी की साजिश लग रही है। और किसकी साजिश होगी? वही पार्टी के लोगों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के लिए हमारा घर जलाया होगा। हमारे पास सोए की घर था, वो भी जल गया। हमारे सर पर छत भी नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? लता और उसके आसपास के लोग रोते हुए जैसे तैसे खुद को संभालते हैं और अपना अपना सामान लेकर अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। लेकिन लता और उसके परिवार वाले दूर के गांव में रहते थे, इसलिए उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मम्मी मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मम्मी, मुझे भी डर लग रहा है, क्या हम लोग भी आग में जल जाएंगे? घर को जलता हुआ देखकर बच्चे काफी घबरा गए थे, इसलिए रोहित समझाने की कोशिश करता है। बच्चों, हम घर के बाहर हैं, हमें कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत। माँ, पिताजी, हमारा घर तो पूरी तरह से जल चुका है। अब यहाँ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? लता ही नहीं, सबके मन में यही सवाल था। लेकिन रोहित अपने परिवार को लेकर रेलवे कॉलोनी के बाहर आ जाता है। सभी लोग हाथ में पोटली लेकर रास्ते में भटक रहे थे। वो जंगल के रास्ते में जाते हैं। तभी रागिनी की नजर उस बड़े से कुएं पर जाती है जहाँ चिंटू और गुड़िया अक्सर खेलने के लिए आते थे। रागिनी इशारा करते हुए कहती है, आज की रात हम लोग इस कुएं में रह सकते हैं। ये सुरक्षित है और अंदर से काफी ठंडा है, तो हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम लोग कुएं में कैसे रहेंगे? कुसुम, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे। रागिनी, तुम लालटेन जलाओ। रागिनी लालटेन जलाती है और कुएं की तरफ जाती है। रागिनी कुएं की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और उसके पीछे पीछे उसके परिवार वाले कुएं के अंदर आते हैं। आज हम दोनों के साथ साथ आप लोग भी कुएं के अंदर सोएंगे, बड़ा मजा आएगा। यहाँ बहुत ठंडक है, सबको बहुत अच्छी नींद आएगी।
भाभी ये चिंटू क्या बोल रहा है? कुसुम, चिंटू बिल्कुल सही कह रहा है। इस कुएं को चिंटू और गुड़िया ने खेलते खेलते ढूंढा था। वो दोनों अक्सर यहाँ खेलने के लिए आते हैं। ये कुआं तो सच में अंदर से काफी ठंडा है। अब मैं समझी कि बच्चे यहाँ आकर हमेशा क्यों सो जाते हैं। एक तरफ जहाँ सभी लोग बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुरेश और रोहित काफी चिंता में थे। ससुर जी, रोहित जी, आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? रागिनी, हमारा घर जल गया। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। महाजन हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है पैसे लेने के लिए। ऐसे में अगर हमने ज्यादा दिनों तक दुकान बंद रखी तो हमारी दुकान हमारी हाथ से निकल सकती है। देखिए, ऐसे परेशान होकर या चिंता करने में तो आपकी समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना। मैं तो कहती हूँ कि सभी लोग सो जाते हैं। अब कल सुबह सोचेंगे आगे की क्या करना है। रागिनी बहू बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सभी सो जाओ। कुसुम पोटली से एक पुरानी साड़ी निकालती है और सभी साड़ी को बिछाकर उस पर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया रोने लगती है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दीजिए। भूख तो हमें भी लगी है। वैसे भी कल शाम हमने खाना जो खाया था उसके बाद तो हमने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन इस कुएं के अंदर हम लोग खाना कैसे खाएंगे? और अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं होटल से कुछ लेकर के आऊं। रोहित जी, आप परेशान मत होइए। आप बस एक काम कीजिए, बाहर जाकर कुछ पत्थर और कुछ लकड़ी लेकर आइए। मैं यहीं कुएं में खाना बना देती हूँ। भैया चलिए, मैं पत्थर लाने में आपकी मदद करती हूँ। और बच्चों, तुम लोग मेरे साथ चलो, हम लोग साथ में लकड़ी लेकर आएंगे। रोहित, कुसुम और दोनों बच्चे सीढ़ियों से कुएं के बाहर आ जाते हैं। कुसुम और बच्चे मिलकर जंगल से छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर आते हैं। वहीं रोहित 2 बड़े बड़े पत्थर लेकर कुएं के अंदर आता है। रागिनी पत्थर से चूल्हा बनाती है और लकड़ी जलाकर उसमें मटका रखती है। आज मैं सभी के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। मैं अभी अपने साथ बर्तन और राशन लेकर आई हूँ। हाँ कुसुम, मैंने सोचा हम लोग जहाँ भी जाए वहाँ खाने की जरूरत तो होगी ना, इसलिए मैं भी बर्तन और थोड़ी बहुत खाने का सामान लेकर आई हूँ साथ में। रागिनी खिचड़ी बनाती है और सबको खाने के लिए देती है। सभी खाने के लिए बैठे हैं कि तभी रागिनी का ध्यान बच्चों पर जाता है, जो काफी देर से दिखाई नहीं दे रहे थे। रोहित जी, बच्चे कहाँ हैं? अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? मैंने तो उन्हें कुएं से बाहर जाते नहीं देखा। चिंटू और गुड़िया को कुएं में ना पाकर घर वाले घबरा जाते हैं। रोहित बच्चों को ढूंढने के लिए कुएं से बाहर जाता है। रागिनी बच्चों को आवाज देती है, चिंटू, गुड़िया, कहाँ हो तुम? चिंटू, गुड़िया, जल्दी से कुएं में आओ बच्चों, मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी। सच्ची दादी, आप हमें चॉकलेट खिलाओगी? ये बच्चों की आवाज तो आ रही है, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। लता चिंटू को ढूंढने के लिए कुएं में यहाँ वहाँ देख रही होती है कि तभी कुसुम उन्हें कुएं के अंदर बने एक छेद की तरफ इशारा करती है। बच्चों की आवाज उस छेद से आ रही है। कुसुम के दिखाने पर रागिनी उस छेद के अंदर जाती है और देखती है कि उस छेद के अंदर काफी बड़ी जगह है। माँ जी, कुसुम देखिए, कुएं के अंदर एक और गुफा है। हाँ बहू, ये गुफा हमारे घर से भी ज्यादा बड़ा है और ये कितना ठंडा है, यहाँ तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। चिंटू और गुड़िया को ढूंढते ढूंढते रोहित भी उस छेद से गुफा के अंदर आ जाता है। माँ, रागिनी, आप तो जानती हैं कि आजकल हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है। अगर ऐसे में हम लोग किसी किराए के घर में जाते हैं तो उसके लिए हमें एडवांस पैसा देना पड़ेगा, जो हमारे पास नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना कुछ दिन हम लोग इस कुएं के अंदर ही रहें। वैसे बात तो आपकी सही है, हम लोग यहाँ रह सकते हैं। मैं कुएं के अंदर रसोई बना लूंगी और हम लोग गुफा के अंदर रह लेंगे। रागिनी का आइडिया सभी को अच्छा लगता है। बहू, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दे दे अब। सुरेश की बात सुनकर रागिनी सभी को खिचड़ी परोसी है, लेकिन खिचड़ी में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिर गई थी। बहू, तूने खाने का बर्तन ढक कर नहीं रखा था क्या? देख, उसमें मिट्टी गिरी है। मैंने खिचड़ी बनाने के बाद उसे ढक दिया था, शायद खिचड़ी बनाते हुए उसमें मिट्टी गिर गई होगी। क्या अब हम लोग ये खाना खाएंगे? आप लोग अभी खिचड़ी से मिट्टी अलग करके खिचड़ी खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद मिट्टी लाकर कुएं में लगा दूंगी। इससे रसोई और ठंडी हो जाएगी और खाने में मिट्टी भी नहीं गिरेगी। रागिनी के समझाने पर सभी लोग जैसे तैसे खाना खा लेते हैं। खिचड़ी खाने के बाद सुरेश और रोहित दोनों दुकान खोलने के लिए चले जाते हैं, कुएं की सीढ़ी चढ़ते हुए। अच्छा हुआ पिताजी, जो हमने दुकान में ही अपनी रबड़ी बनाने का सामान रखा था, और जो बची हुई रबड़ी थी वो भी हमने मदन की दुकान पर रखवा दी थी।
उस तरह बातें करते हुए रोहित और सुरेश चले जाते हैं। खाना खाने के बाद बच्चे फिर से गुफा के अंदर जाकर खेलने लगते हैं। माँ जी, आप बच्चों को देखिए, तब तक मैं और कुसुम बाहर से थोड़ी मिट्टी लेकर आते हैं। इतना कहकर रागिनी कुसुम के साथ मिट्टी लेने के लिए कुएं के बाहर आ जाती है। हे भगवान, कितनी धूप है। भाभी, इतनी गर्मी में मिट्टी लेकर जाना जरूरी है क्या? कुसुम, तुम पेड़ की छांव पे चलो, तुम्हें धूप नहीं लगेगी। अगर हम लोग अभी मिट्टी लेकर नहीं जाएंगे तो खाना कब बनेगा? कुसुम, वहां देखो, उस पेड़ के नीचे मिट्टी कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन भाभी, हम लोग मिट्टी खोदेंगे कैसे? हमारे पास तो सिर्फ मिट्टी ले जाने के लिए ये बोरे हैं। कुसुम, तुम चिंता मत करो, उसका जुगाड़ है मेरे पास। रागिनी जंगल में नुकीले पत्थर, लकड़ी और पेड़ की बेल लेती है और बेल से पत्थर को लकड़ी में बांध देती है। कुसुम, लो, इससे मिट्टी को खोदो, जल्दी काम हो जाएगा। और तुम मिट्टी खोदो, मैं गोबर इकट्ठा करती हूँ। लग रहा है जैसे किसी ने अपनी गाय को जंगल में घास खाने के लिए छोड़ दिया था। मिट्टी और गोबर को मिक्स करके अगर हम कुएं में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रागिनी के कहने पर कुसुम मिट्टी को खोदकर बोरी में भरती है और रागिनी बोरे में ढेर सारा गोबर भरती है। फिर दोनों नंद भाभी अपनी बोरियों को लेकर कुएं के अंदर आ जाती है। रागिनी मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसे कुएं की चारों तरफ दीवारों पर लगाती है, जिससे कुआं पहले से ज्यादा ठंडा हो जाता है। रागिनी उसी मिट्टी से अपना चूल्हा भी बना लेती है, जिसे देखकर, भाभी, हमारे पुराने घर में खाना बनाने में आपको कितनी गर्मी लगती थी, लेकिन यहाँ तो आपने अपने लिए कुएं वाली ठंडी रसोई बना ली। अब आपको खाना बनाते हुए बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कहा कुसुम तुमने। मैं सोच रही थी कि कुएं के अंदर जो गुफा है उसमें भी मिट्टी और गोबर से लेप दूं, इससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। भाभी, आपका आइडिया अच्छा है, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। कुसुम और रागिनी मिलकर गुफा को मिट्टी और गोबर से लीप देती हैं। गुफा काफी ठंडा था। रागिनी काम करके बहुत थक गई थी। वो मटके से पानी निकाल कर पीती है। पानी पीकर रागिनी बहुत हैरान हो गई थी। क्या हुआ बहू, इतनी हैरान क्यों है? माँ जी, मटके का पानी तो फ्रिज की तरह ठंडा है। बहू, कुआं इतना ठंडा है, ऊपर से तूने इसमें मिट्टी लगा दी है, इसलिए तो मटके का पानी भी इतना ठंडा हो गया है। अगर मटके में पानी ठंडा हो सकता है तो रबड़ी और दही भी तो ठंडी रह सकती है। ये सोचकर रागिनी चूल्हे के साइड में 4-5 छोटे छोटे गड्ढे करती है और कुएं के बाहर जाकर जंगल के पास पड़े हुए थोड़े बालू उठाकर लाती है और गड्ढे में डाल देती है। फिर वो बालू को गीला करने के लिए उसमें पानी डाल देती है और उसके ऊपर मटके रख देती है। रागिनी जब अपना जुगाड़ लगा रही थी कि तब रोहित कुएं के अंदर आता है। रागिनी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं आपके लिए देसी फ्रिज बना रही हूँ। अब आपको पैसे देकर मदन की दुकान पर रबड़ी और दही रखने की जरूरत नहीं है। रागिनी की बात सुनकर रोहित खुश हो जाता है। रोहित वापस रेलवे स्टेशन पर अपनी दुकान पर जाता है और मदन की दुकान से रबड़ी और दही लेकर कुएं में आ जाता है। रागिनी का जुगाड़ काम कर जाता है और शाम तक दही रबड़ी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। शाम को रोहित दही रबड़ी लेकर दुकान पर उसे बेचने के लिए चला जाता है। शाम ढलने के बाद कुएं में काफी अंधेरा हो गया था। बहू, काफी अंधेरा हो गया है और एक ही लालटेन है, कैसे काम होगा? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। रागिनी चूल्हे के पास से एक लकड़ी लेती है और उसके पास ऊपर कपड़ा लपेट देती है। फिर उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डालकर जला देती है और उसे सीढ़ियों के पास गाड़ देती है, जिससे पूरे कुएं में उजाला हो जाता है। रात में रागिनी सबको दही रोटी खाने के लिए देती है। दही रोटी खाते हुए, मम्मी, मुझे दही रोटी नहीं खानी है, मुझे सब्जी खानी है। बहू, सब्जी खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है। मैं भी आप लोगों को सब्जी खिलाना चाहती हूँ, लेकिन बाजार तो कितनी दूर है। रागिनी, तुम परेशान मत हो, कल मैं दुकान जाने से पहले बाजार जाकर सब्जी ले आऊंगा। सभी दही रोटी खाकर कुएं के अंदर वाली गुफा में साड़ी बिछाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब लता उठती है तो उसकी कमर में दर्द होने लगता है। हाय राम, मर गई, बहुत दर्द हो रहा है कमर में। माँ जी, मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, जमीन पर सोने की वजह से हुआ है। रागिनी लता की कमर में तेल मालिश करती है। तभी कुसुम के दिमाग में एक आइडिया आता है। भाभी, क्या हम लोग मिट्टी का बेड नहीं बना सकते? उसके ऊपर हम लोग घास का बिस्तर बना लेंगे। कुसुम, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, हम लोग बेड के साथ साथ सामान रखने के लिए तख्ता भी बना लेंगे। मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। हम भी मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। रागिनी सभी को नाश्ता देती है। नाश्ता करके रोहित सब्जी लेने के लिए बाजार चला जाता है और सुरेश दुकान खोलने के लिए चला जाता है। घर की औरतें और बच्चे कुएं के बाहर जाकर ढेर सारा पत्थर, लकड़ी, घास उठाकर कुएं के अंदर लेकर आते हैं। रागिनी लकड़ी और पत्थर से बड़ा सा बेड का बेस बनाती है। फिर उसके पास जो मिट्टी और गोबर थी वो उन दोनों को मिलाकर उसकी मोटी लेयर उस बेस पर लगाती है। कुसुम और दोनों बच्चे बेड पर मिट्टी लगाते हैं। लता घास को बुनकर बिस्तर तैयार करती है। अरे वाह माँ, आपने कितना अच्छा घास का बिस्तर बनाया है, इसमें तो नींद बड़ी अच्छी आएगी।
कुसुम घास का बिस्तर लेकर उसे बेड पर बिछा देती है। फिर कुसुम और रागिनी मिलकर 2 तख्ता तैयार करती है, तो वो तख्ते को रसोई में और दूसरे को गुफा में रखती है। बच्चे बेड की तरफ जा रहे थे, तब कुसुम, बच्चों अभी बेड को मत छूना, उसे सूखने दो। रागिनी बेड बनाकर हटती है, तभी रोहित सब्जी लेकर आता है। वो गर्मी की वजह से बुरी तरह हाँफ रहा था और पसीने से लथपथ था। रागिनी, थोड़ा पानी दे दो, मैं बहुत थक गया हूँ। रागिनी रोहित के लिए नींबू पानी बनाती है और उसे पीने के लिए देती है। रोहित नींबू पानी पीता है और उसे थोड़ा आराम मिलता है। अरे रागिनी, मैं आज ही ढेर सारी सब्जी और राशन ले आया हूँ, मुझे 1 हफ्ते तक बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा किया, हमारे देसी फ्रिज में सब्जी 10 दिन तक खराब नहीं होगी। और अब मैं कुएं के बाहर अपनी सब्जी उगाऊंगी। यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, सब्जियां जल्दी उग जाएंगी। अरे वाह, अब तो मुझे भी इतनी गर्मी में बाजार नहीं जाना पड़ेगा। रोहित की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। दोपहर में रागिनी अपनी कुएं वाली ठंडी रसोई में सबके लिए दाल चावल, लौकी की सब्जी, खीरे का रायता बनाती है। आज सुरेश भी खाना खाने के लिए जल्दी घर आ गया था। अरे बहू, गर्मी के दिनों में ऐसा ही ठंडा खाना खाने में मजा आता है। बहू, तेरी कुएं वाली ठंडी रसोई की वजह से हमारी दुकान अच्छी चलने लगी है। रबड़ी खराब नहीं होती और मिट्टी के ठंडे मटके में दही अच्छी जमती है, जिससे लस्सी की बिक्री भी बढ़ गई है। रागिनी, अब हमारी दुकान में लोगों की लाइन लगी रहती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अपने पति और ससुर के मुंह से तारीफ सुनकर रागिनी काफी खुश होती है। खाना खाकर सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब रागिनी बच्चों को लेकर कुएं के बाहर आती है और कुएं के साइड में उनसे छोटे छोटे गड्ढे करने के लिए कहती है। बच्चे छोटे छोटे गड्ढे करते हैं। रागिनी उसमें सब्जियों के बीज लगा देती है और पानी डाल देती है। शाम को, भाभी आपने सब्जियां उगाई है क्या? हाँ कुसुम, मैंने सब्जियां के बीज लगाए हैं, 1-2 महीने में उनमें सब्जी आ जाएगी। रागिनी अपनी सब्जियों के पौधों का बहुत ध्यान रखती है। वो सुबह शाम उसमें पानी डालती है और चाय पत्ती का पानी भी डालती है। रागिनी को देखकर चिंटू और गुड़िया भी पौधों में पानी डालते हैं। देखते ही देखते 2 महीना गुजर जाता है और अब कुएं के पास में रागिनी की करेला, भिंडी, तुरई, मिर्च, बैंगन, कद्दू उग जाती है। बहू, तेरी इतने दिनों की मेहनत रंग लाई, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। रागिनी कद्दू की बेल को कुएं में लपेट देती है, जिससे कुएं में छाव रहती है और ठंडक भी बढ़ जाती है। अब रागिनी अपने ससुराल वालों को अपनी उगाई हुई सब्जियां बनाकर खिलाती है। एक दिन रागिनी कुएं वाली रसोई में खाना बना रही थी कि तभी लता बाहर से आती है और कुएं में झांक कर पूछती है, बहू खाना बना या नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है। खाना बन गया है माँ जी, मैं चटनी पीस रही हूँ। रागिनी की बात सुनकर लता सीढ़ी से कुएं के अंदर चली जाती है। लता को कुएं के अंदर जाता देखकर रास्ते में गुजर रहे 2 मुसाफिर गलत समझ लेते हैं और लता को भूतनी समझकर वहां से भाग जाते हैं। रागिनी सभी को खाना निकाल कर देती है। बहू, ये करेले की सब्जी और खीरे का सलाद बहुत अच्छा है। घर चलने के तो मैं उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे इतना अच्छा खाना दोबारा खाने को मिलेगा। अरे माँ, आपकी बहू के रहते सब कुछ मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा भैया आपने। रागिनी से उसके ससुराल वाले बहुत खुश थे। सभी खाना खाकर अपने काम पर लग जाते हैं। शाम को रोहित हाथ में केक लेकर सीढ़ियों से कुएं के अंदर आ जाता है। केक में लगी मोमबत्ती से कुएं के अंदर काफी रोशनी हो जाती है। ये सब क्या है जी? रागिनी, मुझे पता था तुम्हें याद नहीं होगा, आज तुम्हारा बर्थडे है। भूल गई ना तुम? लेकिन मुझे याद था। चलो अब विश मांगो और केक काटो। पूरा परिवार कुएं के अंदर वाली गुफा में रागिनी का बर्थडे मनाते हैं। रागिनी विश मांगती है और केक काटती है। भाभी, आपने क्या विश मांगा? मैं चाहती हूँ कि हमारी दुकान और अच्छी चले और हम लोग जल्दी अपने लिए एक पक्का मकान ले ले। बच्चे खूब सारा केक खाते हैं और सभी बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन एक अनजान आदमी कुएं के पास भटक रहा था। रोहित पीछे से उस आदमी के पास जाता है। भाई, तुम कौन हो और कुएं में झांक क्यों रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। यहाँ रेलवे कॉलोनी में जो आग लगी थी, मैं उसकी छानबीन कर रहा हूँ और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि कुछ लोग इस कुएं के अंदर जाते हैं। कहीं वो कोई चोर तो नहीं है? मैं यही पता लगा रहा हूँ। अर्जुन की बात सुनकर रोहित हंसने लगता है। अरे नहीं भाई, हम लोग कोई चोर नहीं है। इस कुएं में मैं और मेरा परिवार रहता है। हम लोग पहले रेलवे कॉलोनी में रहते थे, लेकिन वहां आग लग जाने की वजह से हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। चलिए मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। रोहित अर्जुन को सीढ़ियों से कुएं के अंदर लेकर जाता है। अर्जुन रागिनी की कुएं वाली ठंडी रसोई और गुफा वाला मिट्टी का घर देखकर काफी हैरान होता है। रागिनी अर्जुन को लस्सी बनाकर पीने के लिए देती है। अरे, आप लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं? इस पॉलीथीन के दंगों की वजह से हमारी कॉलोनी जल गई थी और हम लोग बेघर हो गए। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हमें कुएं में रहना पड़ा।
रागिनी और उसका पूरा परिवार रेलवे कॉलोनी में आग लगने से लेकर कुएं में रहने तक की सारी बात अर्जुन को बता देते हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, मैं आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा। रागिनी की कहानी सुनकर अर्जुन अपने ऑफिस में आता है और रेलवे कॉलोनी और रागिनी की कुएं वाली ठंडी रसोई के ऊपर आर्टिकल लिखता है। वो अपने आर्टिकल में रागिनी के लिए पक्के घर की मांग करता है। अर्जुन का लिखा आर्टिकल काफी वायरल होता है, बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं, इसलिए सरकार को उसकी बात माननी पड़ती है और सरकार रागिनी और उसके परिवार को मुआवजा के तौर पर पक्का मकान देते हैं। माँ जी, मेरी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। अब हम लोगों के पास अपना घर है और देखिए यहाँ रसोई कितनी बड़ी है, यहाँ खाना बनाने में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। रसोई में इतनी बड़ी खिड़की जो है। रागिनी अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई थी और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी और अपनी नई नई ठंडी रसोई में खाना बनाकर वो सबको खिलाती है।